नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और मैं हूं आपके साथ पुनीता। दर्शकों, कला हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कला के कई आयाम होते हैं और हर एक आयाम की एक अलग ही खूबसूरती होती है। तो वहीं कला की शाखाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है चित्रकला। चित्र बनाने की विधा आज या कल से नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से है। चित्र बनाने की जो एक कला है, जो एक चित्रकार होते हैं, वो अपने मन के भावों को, अपने विचारों को किस तरीके से एक पेंटिंग के थ्रू दर्शाते हैं, ये चित्रकला कहलाती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं, इसी क्षेत्र से जुड़े हमारे मेहमान मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट विजुअल आर्टिस्ट और क्यूरेटर तो हैं ही, साथ ही साथ ये कला को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यानी ये एक आर्ट एडुकेटर भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नीलंजन चक्रवर्ती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आप इस फील्ड में आए। जी, तो मैं जो हूँ बंगाल से ही हूँ, मैं बंगाली हूँ। हालांकि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मैं पला बड़ा भी वहीं पर ही हूँ। आर्ट से मेरा जो है कनेक्शन वो बहुत बचपन से ही रहा है। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि ऐसे ही चित्रकला करते रहते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरा फॉर्मेटिव जो एजुकेशन हुआ था वो वहीं से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये जर्नी के साथ आर्ट समहाउ मेरे साथ रह गया, जुड़ा रह गया। तो चाहे मैं क्लासरूम में अगर कोई पढ़ा रहा है तब भी मैं पीछे स्केचिंग वगैरह करता रहता था। इनफैक्ट कॉलेज जॉब में भी कोई मीटिंग चल रहा है वहाँ पर भी मैं कुछ स्केचिंग चल रहा है। अच्छा। तो ये हमेशा से रहा है मेरे साथ। कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा जो एक कॉलिंग जिसको कहते हैं वो शायद क्रिएटिव फील्ड में ही है। तो तब जाके मैंने जो है एक फॉर्मल स्टेप लिया 2016 में। अच्छा। और तब मेरा जो एक फॉर्मल एंगेजमेंट रहा विद आर्ट एज अ प्रोफेशन। सो जर्नी थोड़ा सा ऐसा ही रहा, मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक वे में शुरू हुआ और मैं जुड़ा रहा। लोगों ने भी बहुत सराहा। धीरे धीरे जैसे मेरा आर्ट फॉर्म्स एक इवॉल्व स्टेज में गया जहाँ पर लोगों ने देखे बोला कि तुम्हें वो एक स्पेशलिटी है, तो उस चीज़ को लेके तुमको थोड़ा काम करना चाहिए। तो ऑफलाइन मेरा ऑलमोस्ट 2 लाइफ्स चलता रहा, जहाँ पर एक प्रोफेशनल लाइफ चलता रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं घर में आके मैं अपना आर्ट भी प्रैक्टिस करता रह गया। सो यही ऐसे ही। तो अभी आप दोनों मैनेज कर रहे हैं या फिर पूरा जो अपना जीवन है वो आर्ट की तरफ आपने समर्पित किया है? पिछले 5 साल से मैं जो है सिर्फ आर्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा। अब आर्ट जो है मेरे लिए एक पैशन भी है, एक प्रोफेशन भी है। और हाँ, अब मैं पूरी तरीके से जुड़ा हूँ विथ विजुअल आर्ट। अच्छा, तो 5 साल आपने बताया, तो अब तक के एक्सपीरियंस से क्या सीखा आपने? बहुत सारी चीज़ें। शुरुआती दौर में ये था कि मुझे लगता था कि मैं शायद एज एन आर्टिस्ट, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज एन आर्टिस्ट, मेरे पास बहुत कुछ सीखने के लिए अभी भी बाकी है। क्योंकि अभी तक मेरा था कि अपने रूम में बैठ के अचानक आई वॉज एग्जिबिटिंग माई आर्ट वर्क। सो लोगों से फीडबैक आया, लोगों ने मेरे से पूछा कि आप ऐसा आर्ट वर्क क्यों बना रहे हैं, आपका क्या इंस्पिरेशन है। सो वो सब जब सवाल आता है तो एक इंटरनल भी एक क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज़ माय रीज़न फॉर बीइंग एन आर्टिस्ट, डू आई हैव अ क्रिएटिव सेंस ऑफ पर्पस। तो वहाँ से जो है वो एक एक्सपीरियंस था कि अपने आप को जानना, इंटरनलाइज करना एज एन आर्टिस्ट। अदर देन दैट किस तरीके से एक मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। इंडिया में स्कोप है बट थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है। अच्छा। सो इसीलिए उस दिशा में जाना, दैट आप अपना प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल, हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, किस तरीके के लोगों से उठना बैठना होना चाहिए, किस तरीके के एवेन्यूज़ हैं। तो वो सारा कुछ सीखना भी एक एक्सपीरियंस रहा है। और इस बीच में मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसीज में भी अटेंड किया है। अच्छा। तो वहाँ पर ग्लोबल स्केल में आर्टिस्ट 15 दिन 20 दिन एक आर्ट कैंप में आते हैं। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके प्रैक्टिसेस, वो कैसे सोचते हैं,
सो बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस कंबाइन होके बहुत जल्दी मुझे ये सब सीखना पड़ा। और ऑफ कोर्स सीखने का कोई एंड नहीं है, ये अभी भी जर्नी चल ही रहा है। सो एक्सपीरियंसेस बहुत वेरिड थे और बहुत ही अच्छे थे आई वुड से। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे माइंड में भी आता है अगर मैं किसी पेंटिंग को देखती हूँ, लाइक जो चित्रकार होते हैं वो किस तरीके से अपने विषय को चुनते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है, क्या विचार आते हैं और कि अपने विचार को किस तरीके से वो पेंटिंग में उकेरते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, थैंक यू। देखिए, एज एन आर्टिस्ट स्पेशली आज के ज़माने में, इनफैक्ट शुरुआत से ही आर्टिस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं कमिशनिंग आर्टिस्ट। कमिशनिंग आर्टिस्ट वो होते हैं जो जैसे किसी को कोई पेंटिंग चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो जो क्लाइंट होते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे ये आर्टवर्क चाहिए। तो उस केस में आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इजी है, बिकॉज वहाँ पर क्लियर कट डायरेक्शन है कि मुझे ये बनाना है, तो उसमें सब्जेक्ट चूज़ करने का कोई लिमिट नहीं रहता। अच्छा। जो दूसरा है, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट ढूंढना बिकम्स अ स्ट्रगल एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एंड इट्स अ वेरी इंजॉयबल स्ट्रगल। स्ट्रगल थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है, पर वो स्ट्रगल एक आर्टिस्ट हमेशा इंजॉय करता है। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढे? सो जैसे स्टोरीज, बेसिकली आर्ट जो है एक मीडियम है अपने कहानी बताने का, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तो विजुअल आर्ट भी वैसा ही है। अब वो कहानी हम कहाँ ढूंढे? तो कहानी अब मैं कहीं पर भी मिल सकता है। जैसे मैं रास्ते में कहीं से जा रहा हूँ, मैं किसी से मुलाकात हुई, उनसे दो बातें हुई, उनके दिनचर्या के बारे में सोचा, उनके स्ट्रगल्स के बारे में मैंने सुना, दैट इटसेल्फ कैन बिकम एन इंस्पिरेशन। तो यू टेक दैट स्टोरी बैक एट योर स्टूडियो, फिर उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप लिखते हैं। अगर वो टॉपिक आपको हिट कर गया तो फिर आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और वैसे ही लोगों से बात करते हैं, एंड देन वो एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ यू सॉर्ट ऑफ हंट योर स्टोरीज। एक मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं करीब 2 साल हो गए हैं, मैं भुवनेश्वर में गया था ऐसे ही घूमने। तो वहाँ पर मुझे एक मतलब मध्यम वर्ग के फैमिली मिले, और उनके जो पिताजी जो ब्रेड विनर थे, वो एक उनका एक छोटा सा स्टोर था जहाँ पर वो पट्टचित्र जो है भुवनेश्वर का, उड़ीसा का एक आर्ट फॉर्म है, वो बेचते थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मुझे सिखाना है, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे और कुछ पढ़ाई करना है। तो वो जो एक पिता के एज एन आर्टिस्ट वो जो स्ट्रगल है कि मैं अपने बेटे को अपना चित्र सिखाऊं या कॉलेज में जाके एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो लीड करवाऊं, उस तरीके का एक डायलेमा जो है आई थिंक हर पेरेंट सोचता है। सो दैट डायलेमा बिकम्स अ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एज अ स्टोरी। अच्छा। तो उसको लेके फिर मैं तो फिर ऐसा होता होगा, आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते होंगे कि हाँ, क्योंकि आगे काम भी आएगा वो। ऐसा तो जो एक चित्रकार होता है वो शुरुआत किस तरीके से करता है? जैसे अगर हम पेंटिंग बनाने की शुरुआत करते हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है और एंडिंग कैसे करते हैं? कितना टाइम लग जाता है एक पेंटिंग को बनाने में? देखिए, ये हर आर्टिस्ट के आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ये डिपेंड करता है, प्लस जिस तरीके का मीडियम यूज़ हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट पुटिंग दैट असाइड, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसका कोई सेट मेथड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब कहाँ से शुरू होता है? सो नॉर्मली मेरे केस में मैं ये कहूँगा कि मेरा जो फाइनल जो मुझे बनाना है वो मेरे दिमाग में कभी नहीं होता। अच्छा। मैं शुरुआत करता हूँ ये सोच के कि देखते हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस बनता जाता है, फ्रॉम द फर्स्ट पेंसिल स्ट्रोक, फिर कलर्स। अब मिडवे में मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है, मैं कुछ और सोचा था, पर जो मेरे अभी सामने है वो कुछ और ही दिशा में लेके जा रहा है मुझे, एंड आई एम ओके विद दैट। तो ऐसा भी होता है कि आपने शुरुआत कुछ और की और फिर वो बन कुछ और जाता है? अच्छा, ऐसा होता है। बिल्कुल। थीम शायद सेम रहे, लेकिन जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था ओरिजिनली, जो मैंने सोचा था, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट दिशा में भी जा सकता है। एंड एज एन आर्टिस्ट दैट्स अ वेरी एंजॉयबल। सो ये जो स्ट्रगल है कि नॉट ओनली ऑफ फाइंडिंग एन इंस्पिरेशन बट देन एग्जीक्यूटिंग इट एज वेल, क्योंकि किसी भी दिशा में जा सकता है कभी भी। सो बहुत ही एक एंजॉयबल स्ट्रगल होता है, और मतलब कभी कभार 1 महीना लग जाता है। अच्छा।
और कभी कभार अगर आप वैसे ही एकदम बिल्कुल जोन्ड इन हो गए तो फिर हाँ, एक तो दो दिन में एक स्टोरी भी है कि जो चित्रकार होते हैं वो पूरा समय अपना सिर्फ मतलब पेंटिंग बनाने में ही लगाते हैं, ऐसा है? या फिर अपनी कला के अलावा भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं सारा टाइम उसी में? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ दिन भर पेंटिंग बनाते हैं, ऐसा भी कुछ है? मुझे लगता है कि दोनों में कोई डिमार्केशन नहीं है। पेंटिंग करते टाइम भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एंड जब मैं पेंटिंग नहीं भी कर रहा हूँ, एक सबकॉन्शियसली भी मैं अपना, जैसे कि मैंने कहा, स्टोरीज पिक कर रहा हूँ, थीम्स पिक कर रहा हूँ, तो दैट कैन हैपन इन पैरेलल टू लिविंग योर नॉर्मल लाइफ एज वेल। मेरे एक 2 साल की बच्ची है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है। वो, उसका जो माइंड है वो बहुत इनोसेंट है, वो एक्सप्लोर कर रही है। जो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसके लिए एक वो सवाल है। तो चीज़ों को नए तरीके से कैसे देखते हैं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से जान सकता हूँ आजकल। तो मेरा एन्जॉयमेंट, वर्क, सब कुछ अब मिल चुका है। मैं 24 घंटे काम भी कर रहा हूँ और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। बिल्कुल, और इसे एंजॉयमेंट के साथ अगर काम करते रहें तो फिर मज़ा भी आता है और फिर वो नहीं होता, प्रेशर नहीं होता कि हाँ ये करना है वो करना है। अच्छा, आप कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ आप कला शो की मेजबानी यानी होस्टिंग भी करते हैं आप, तो किस तरीके से दोनों चीज़ को मैनेज करते हैं और कितनी मदद मिलती है आपको इन चीज़ों से? देखिए, क्यूरेशन एक पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। जैसे आप अगर आर्टिस्ट हैं तो इमीडिएटली आप ये चाहेंगे कि मेरे साथ और भी आर्टिस्ट लोग जुड़े, बिल्कुल, और भी क्रिएटिव लोग जुड़े। जब आप क्यूरेशन कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप शोज़ वगैरह जैसे हो गया, तो उसमें आप 10-12 आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। तो उनको सिलेक्ट करना, उनके आर्टवर्क्स को देखना, फिर डिसाइड करना कि ये जो हैं बनेंगे ग्रुप शो के पार्ट। फिर एक अगर गैलरी है तो उसमें किस सीक्वेंस में आर्टवर्क होना चाहिए, क्या कोई थीम होना चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट थीम होना चाहिए, लाइटिंग, इवन द कलर ऑफ द फ्लोर, सीलिंग, सब कुछ कम्स अंडर क्यूरेशन। सो वो एक बहुत ही एक एन्जॉयबल और एक एडिशनल एक्सपीरियंस बनता है आपके लिए। आप सीखते भी हैं और आपका नेटवर्क भी बढ़ता है। सो क्यूरेशन एक ज़रूरी एक पहलू बन जाता है इन एन आर्टिस्ट लाइफ आफ्टर सम टाइम। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि क्यूरेशन आर्टिस्ट, आप जब शुरू हो रहे हैं तब शुरुआत क्यूरेशन से ही कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उस दिशा में आपको ज़रूर जाना चाहिए। और जहाँ तक रही मैनेज करने की बात, सो इवेंट एक ऑर्गेनाइज करना इज़ अ टाइमली प्रोसेस। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाता हूँ। अच्छा। कि मुझे एक पूरे साल में मुझे इन शहरों में हो सकता है 4-5 शोज़ मैं करना चाहूँगा, और वो शुरू से ही काम शुरू हो जाता है। मतलब साल के शुरुआत से ही मैं उसमें सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे बैंगलोर में एक इवेंट करना है तो मैं उसका क्या थीम रखना चाहूँगा। शुड इट बी पॉलिटिकल, शुड इट बी ए पॉलिटिकल, what kind of artist should I go for? So that runs in parallel to my own practice. अच्छा। And जैसे कि मैंने कहा, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जानना, लोगों को नेटवर्क बनाना, प्लस आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बहुत सारे नए आर्टिस्ट को। इंडिविजुअल कैपेसिटी में गैलरी रेंट करके सोलो एग्जीबिशन देना हर किसी के लिए उतना ईजी नहीं हो सकता है, बट व्हेन यू कम टुगेदर एज अ ग्रुप देन इट बिकम्स अ वेरी ईजी टास्क। सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव चीज़ें तो आती हैं। मज़ा आता है जब आप दूसरों को सिखाते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी आप दे चुके हैं, तो कितना मज़ा आता है दूसरों को, जो आपके पास नॉलेज है वो दूसरों को बांटना? ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा एक मतलब एडिशनल पैशन है। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जोधपुर में एक फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट, वहाँ पर मैंने एक रेसिडेंसी में अटेंड किया था। सो वहाँ पर एक ग्रेनेडा की आर्टिस्ट आई हुई थी। तो वो जो है, उन्होंने मुझे सिखाया कि चारकोल आप घर में भी बना सकते हैं, आपको हमेशा स्टोर में जाके स्टेशनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब मैंने सीखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आते ही साथ मैंने लाइन से 5-6 वर्कशॉप्स लगाए, जहाँ पर सिर्फ मैंने बच्चों को ये सिखाया कि आप अपना चारकोल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि उस चारकोल से जो लाइन्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो बहुत ही रॉ लाइन्स आते हैं, और उसमें एक चैलेंज है, उसमें एक एन्जॉयमेंट है। तो ये जो एक लर्निंग जो मुझे मिला, वो शेयर करना, मतलब ये मेरे लिए कांस्टेंट पैशन है। चाहे वो मीडियम कैसे बनाएं आप, वो हुआ। मेरे जो खुद के जो एडवांटेजेस जो मुझे लगे आर्ट के चलते, जो मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, वो मैं आगे तक कैसे पहुंचाऊं। डिज़ाइन थिंकिंग, विजुअल थिंकिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप आर्ट के माध्यम से जानते हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन जो है बाहर भी है। आजकल लोग साइंस, मैथ, सब कुछ आर्ट के थ्रू सिखा रहे हैं।
सो ये सारा कुछ मैं हमेशा ट्राई एंड शेयर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों का भी एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है, बिकॉज वो आते हैं वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए ये सोच के कि मुझे ड्राइंग सिखाया जाएगा, अच्छा। लेकिन वो जाते हैं कुछ और भी कुछ सीख के जो कि वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। सो ये तो मेरे लिए बहुत ही। तो देहरादून में कैसा रिस्पांस निकल कर आ रहा है? देहरादून में बहुत अच्छा उत्तराखंड की रिस्पांस बात है। करें, पूरे उत्तराखंड की, तो यहाँ पूरा पर क्या उत्तराखंड में रिस्पांस बहुत है? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स जो यहाँ पर हैं। जैसे नैनीताल में एक गांव है, वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर बहुत सारे मुझे लोकल आर्टिस्ट मिले, एंड वो बहुत ही विलिंग थे कि वो कैसे अपने आप को इवॉल्व करें। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे अपना सामान बिकवाना है। दे वर ट्रू आर्टिस्ट्स, दे वर सेइंग दैट मुझे अपना आर्ट फॉर्म मैं कैसे इवॉल्व करूँ वो आप मुझे बताएं। अच्छा। तो उस तरीके का एक कम्युनिटी है। और द सेकेंड कम्युनिटी इज़ जो कि आर्ट खरीदना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आर्ट उनके एवरीडे लाइफ का पार्ट बने। तो उत्तराखंड में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। लोग बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। कोई जगह चाहिए बिल्कुल आराम से दे देते हैं। जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी शहर भी है और स्टेट भी रहा है उत्तराखंड में। चलिए, लोगों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर भी पैशन है पेंटिंग को लेकर, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे लोग हैं जो इस कला को और आगे लेकर जा रहे हैं, और ऐसे ही निरंतर आप काम करते रहिए। इसके अलावा हम जानना ये चाहेंगे कि हर एक चित्रकार की ना एक अपना माध्यम होता है, एक थीम होता है कि इस थीम पे पेंटिंग बनानी है। आपका क्या थीम है? आप किस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं? सो थीम की बात अगर किया जाए तो फिर मैं कहूँगा कि हर एक आर्टिस्ट के लिए इवॉल्व होता रहता है। कोई भी आर्टिस्ट किसी भी एक थीम या एक मीडियम में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता है, क्योंकि उससे जो है एक्सप्रेशन, जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं शुरुआत मैंने किया था फिगरेटिव आर्ट से। अच्छा। सो फिगरेटिव आर्ट नॉर्मली ह्यूमन फिगर को एक्सप्लोर करता है। अच्छा। जिसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी सीखते हैं ताकि आपको प्रोपोर्शंस वगैरह समझ में आए, मस्कुलर स्ट्रक्चर। सो बहुत सारा बायोलॉजी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट लियोनार्डो डा विंची जो एक फेमस रेनेसांस आर्टिस्ट हैं, वो तो मतलब ऑटोप्सी करते थे टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्ट्रक्चर, एंड दैट्स हाउ ही क्रिएटेड सो मेनी रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स। तो मेरा भी शुरुआती वहीं से हुआ था, फ्रॉम फिगरेटिव आर्ट। धीरे धीरे मैं अब जो है मैं सरियलिज्म में थोड़ा सा डेल्व कर रहा हूँ। सो सरियलिज्म इज़ जिस उस जॉनर में होता है कि आप रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे ये फ्लावर पॉट हुआ, लाइट बल्ब हुआ, जो भी है, उनको आप एक डिस्टॉर्टेड शेप देते हैं। तो जिससे उसे कि एक ड्रीम लाइक अपीयरेंस आए। जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप सपने में जैसे चीज़ों को देखते हैं, उसमें सपने में कोई सेंस नहीं बनता। हाँ। तो वैसे ही सरियलिज्म आर्ट इज़ ऑल्सो लाइक दैट, इट एक्सप्लोर्स अ ड्रीम लाइक स्टेट। तो मैं अभी उस जॉनरा को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, और मेरे काफ़ी जो रीसेंट आर्ट वर्क्स हैं उसी जॉनरा में शायद फॉल करता हूँ। तो किस टाइप के आर्ट वर्क्स आप, कितनी टाइप के आर्ट वर्क्स आप करते हैं? तो एक तो हुआ जॉनरा और एक हुआ मीडियम। अच्छा। तो मीडियम हुआ जैसे चारकोल में मेरा मीडियम है, तो चारकोल में मैं बहुत सारे ड्राइंग्स करता हूँ। उसके अलावा मैं इंस्टॉलेशन आर्ट भी करता हूँ। सो जहाँ पर मैं एक 2 डिमेंशनल कैनवस से बाहर आके मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अरेंज करता हूँ। अच्छा। सो इट बिकम्स अ 3D स्ट्रक्चर, एंड दैट बिकम्स एन आर्ट पीस। सो इसमें कोई भी मतलब जब जो लगे स्ट्राइक करे, अच्छा, मैं उसी में बनाता रहता हूँ। सो लाइट इंस्टॉलेशन होता है, साउंड इंस्टॉलेशन होता है, 2 डिमेंशनल जो कि कैनवस जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वो भी होता है। तो मैं हर किसी तरीके के मीडियम्स और जैसे मैंने कहा जॉनरा भी कांस्टेंट एवोल्यूशन प्रोसेस है। तो हर एक चीज़ ही जो है मैं ट्राई करता रहता हूँ, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन कि मैं इस चीज़ में मैं हूँ। तो आपका कौन सा ऐसा पेंटिंग है जो बहुत आपके दिल के करीब हो? कुछ ऐसी पेंटिंग आपने बनाई होगी। जी बिल्कुल। सो शुरुआती दौर में मेरा एक पेंटिंग था जिसमें कि 3 फेसेस थे, और वो बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड एक छोटा सा फ्रेम के बीच में तीनों फेसेस थे, और उसको देख के लगता था कि बहुत ही एक छोटे से जगह में किसी तरह ठूसा गया है ऑलमोस्ट।
ये वाला मेरा फेवरेट है इसलिए बिकॉज उस टाइम पे मेरा जो मेंटल स्टेट था वो भी कुछ ऐसा ही था. देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड. ये मैं वही 2016-2015 की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक डायलेमा था मेरे में कि शुड आई कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल जॉब दैट आई हैड इन हैंड या शुड आई टेक अ रिस्क. तो वो इट बिकम अ वेरी मतलब एक पर्सनल आर्ट वर्क फॉर मी. वो किसी के लिए नहीं बनाया गया था. वो एक अपना इंटरनल जो थॉट प्रोसेस था वो समहाउ बहुत ही नेचुरल वे में मेरे कैनवस में आ गया था. हालांकि उसके बाद वो पेंटिंग किसी को पसंद आया, वो उन्होंने ख़रीदा मेरे से. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. लेकिन सो वो पेंटिंग मेरे पास अभी और है नहीं. लेकिन अभी भी मैं उस मतलब जो 2-3 फोटोग्राफ्स हैं उस पेंटिंग्स के वो मैं देखता हूँ. आज भी मुझे एक मेलंकोली जो जिसको कहते हैं कि पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं. तो वो पेंटिंग मेरे लिए बहुत फेवरेट है. तो अभी कुछ आपके मन में ऐसा हो, आपने सोच रखा हो कि मुझे आगे ये पेंटिंग बनानी है, क्या ऐसा भी होता है कि हाँ डिसाइड करके रखते हैं मन में? एक होता है ना चित्रकार के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में और कब वो पेंटिंग बना लेते हैं वो भी नहीं पता चलता है. तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपने सोच के रखा होगा कि हाँ मैं आने वाले समय में एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा, है? जी बिल्कुल. बल्कि सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है जो मैंने सोच रखा है. सो उसका शुरुआती ऐसे हुआ था कि जो मेरी नानी है वो मुझे अपने प्री पार्टीशन डेज के कहानियाँ सुनाती थी. अच्छा. जब वो छोटी थी उनके गांव हुआ करता था. पार्टीशन के बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए. तो वो मुझे जो कहानियाँ जो है वो बहुत अच्छी लगती थी. लेकिन मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि वो जनरेशन धीरे धीरे जा रही है और वो जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है उनका जो कहानी है वो भी शायद उस जनरेशन के साथ चली जाए. और जो नया जनरेशन है वो हिस्ट्री जो है वो शायद सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही मिले. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके मुंह जुबानी शायद ना मिले. तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऑन पार्टीशन जिसमें कि मैं एक ओरल नैरेटिव रिकॉर्ड कर रहा हूँ सभी ऐसे लोगों का जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है पार्टीशन. चाहे वो पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो या किसी भी जगह से इंडिया में आए हो या फिर किसी भी कारणवश उनको पार्टीशन या बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा. तो अभी तक मेरे पास कुछ ऐसे 15-20 ऐसे लोग हैं जिनका इंटरव्यू मेरे पास रिकॉर्डेड है. तो उस चीज़ को लेके मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स, सीरीज़ ऑफ इंस्टॉलेशंस हो जो कि जो नया जनरेशन है वो एक ऑल्टरनेट एक पर्सपेक्टिव मिले उनको कि हाउ वाज पार्टीशन, not from history textbooks, not from an official page, but from people who have first hand experienced it. So वो प्रोजेक्ट पिछले 2-3 साल से चल रहा है. और बहुत स्ट्रगल्स हैं उसमें पर वो मुझे करना है. एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर अगले साल मैं उसको प्रदर्शित करना चाहूँगा. चलिए. और कहते हैं ना कि जो पेंटिंग है एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो क्या आप इसमें सफल हो पाए हैं? आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं पूरी तरीके से पेंटिंग में या फिर कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, खुद को बांध लेते हैं, ऐसा भी है? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. शुरुआत में थोड़ा सा डर लगता था और ये हर आर्टिस्ट को लगता है कि देखिए आर्ट शुड बी लाइक दिस. आर्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ यू. आपके जो बिल्कुल अंदरूनी जो चीज़ है वो बाहर आके आना चाहिए. और कुछ क्या हम ऐसे सभी जो हैं थोड़ा सा वल्नरेबल फील करते हैं जब हम ऐसे आर्ट फॉर्म्स एक्सप्रेस करते हैं. जी. तो वो एक शुरुआती दौर में मेरा एक डर था पर धीरे धीरे उस डर को ओवरकम करना पड़ा. और अब मैं कह सकता हूँ, ऑफ कोर्स इसमें अगेन कोई एंड नहीं है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ को बाहर लाने में. और जब मैं ऐसा करता हूँ आई हैव फाउंड दैट तभी जो है मेरा आर्टवर्क सबसे अच्छा बनता है. जब भी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं अपने दिमाग में कहता हूँ कि नहीं ये चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए, तब वो बहुत ही एक सुपरफिशियल, एक आर्टिफिशियल आर्टवर्क लगने लगता है कि एक मेडअप सा आर्टवर्क लगने लगता है. सो वो ज़रूरी है हर एक आर्टिस्ट के लिए. वो एक स्ट्रगल भी है करना, लेकिन आफ्टर अ वाइल वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और तभी जो है आपका अच्छे आर्टवर्क्स आपसे बनाए जाएंगे. और जिस तरीके से जब किसी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती है तो एक आदमी आते हैं और देख के चले जाते हैं, शायद उनको पेंटिंग की कितनी गहराई नहीं पता चलती है. लेकिन एक चित्रकार जो है वो कितनी कठिनाइयों से गुजरता है जब एक पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें इस बारे में?
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बारे में मैंने और एक एग्जीबिशन करने का सोचा है जहाँ पर जो फिनिश्ड आर्ट वर्क है वो नहीं लगेंगे दीवारों पे, आर्ट बनते हुए एग्जीबिशन होगा। उसमें जो है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट, हर एक क्रिएटिव आपको बोलेंगे कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू क्रिएट। ये जो आपने बोला, जो स्ट्रगल जो है वो मुझे लगता है ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए मैं लाइव आर्ट के एग्जीबिशंस करता हूँ। इनफैक्ट मैंने इस पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन एग्जीबिशंस मैंने किए थे जहाँ पर ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट किया था लोगों ने, 5-6 आर्टिस्ट, एंड लाइव स्ट्रीम हो रहा था, एंड वो लोग पेंटिंग्स जो भी अपना आर्ट फॉर्म से बना रहे थे। तो वो बहुत अच्छा था क्योंकि लोगों को पहली बार पता चला कि कैसे शुरुआत कैसे होता है, कैसे कलर्स, और साइड बाय साइड आर्टिस्ट ये भी बोल रहे थे कि मैं ये बना रहा हूँ अभी, मैं इस तरीके से कलर्स चूज़ करूँगा वगैरह वगैरह। तो वो जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली शुड बी एक्सपोज टू द ऑडियंस। बाकी रहा एंगेजमेंट की बात, सो आई थिंक एंगेजमेंट एक बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सनल इंटरेक्शन है। मेरा जो एंगेजमेंट है आर्ट बनाते टाइम, या मेरा जो आइडिया है आर्ट बनाते टाइम, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही राइटिंग ऑन द वॉल है। So as an audience, if you come to my show and if you see one of my artworks, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप उससे एंगेज करें अपने टर्म्स में, तो आप अपना इंटरप्रिटेशन निकालिए, आप अपना मीनिंग निकालिए, एंड वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप देखिएगा कि गैलरी में पेंटिंग्स के साथ में कॉन्सेप्ट नोट होता है जिसमें आर्टिस्ट का लिखा होता है कि ये सोच के बनाया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट नोट मत पढ़ा कीजिए, आप खुद एंगेज कीजिए, और वही आपके लिए सही है। आर्टिस्ट ने जो सोचा ठीक है, उसके बाद आप बाद में पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट इट बिकम्स अ वेरी इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन। वो सराहना अगर दिया जाए तो फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करते हैं। बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में था तो मैं एक दुविधा में था कि मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दूं या फिर मैं इस फील्ड में आऊं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और जो आजकल के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है, तो क्या ऐसा है? और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कोर्स करना चाहिए उनको, क्या कोर्स करना भी ज़रूरी है? ये एक सवाल सबके मन में उठता है। ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्स करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, और आपको अच्छा ड्राइंग आना चाहिए वैसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको बस आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ओपन होना चाहिए। आपको अगर कोई मीडियम नहीं पता, आपको अगर कुछ भी नहीं पता, यू कैन स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में मुझे हमेशा से लगा है कि आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है कि इस दिशा में आप जा सकते हैं। बिसाइड्स लर्निंग द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हु वर द फेमस पेंटर्स, वो तो आप वैसे में भी जान लेंगे, लेकिन एज अ स्किल सेट मुझे हमेशा लगता है कि जो अच्छे आर्ट स्कूल्स होते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपने तरीके से एक्सप्लोर कीजिए, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोर्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जो अपने लिए बहुत नाम कमाए हैं। मैं खुद एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, मैं कभी भी किसी फॉर्मल आर्ट स्कूल में नहीं गया हूँ। टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है। कैसे एंटर किया जाए इस फील्ड में? तो अभी जैसे आप सिर्फ बनाना शुरू कीजिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो हर रोज़ अगर आप कुछ भी बनाएं, आपको पसंद हो ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है आप अपने बारे में ही बनाएं, और किसी भी तरीके से बनाएं, लेकिन हर रोज़ बनाएं। वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्लोली आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से लोगों से मिलना चाहिए। आप एक कम्युनिटी बनाते हैं बाकी आर्टिस्ट के साथ, क्यूरेटर्स के साथ, गैलरी ओनर्स के साथ, आर्ट डीलर्स के साथ, धीरे धीरे। सो दैट बिकम्स द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, कि हाउ डू यू मार्केट योर सेल्फ, हाउ डू यू सेल आर्ट वर्क। पर उससे पहले यू हैव टू क्रिएट आर्ट वर्क। उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए अगर मैं ये बोलूँगा कि एक तो डिसिप्लिन, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप अपने आप को एक्सपोज कीजिए एज एन आर्टिस्ट। लोगों के पास जाइए, दिखाइए, अगर वो उनको पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, और लोगों को दिखाइए। अपनी मेहनत मत छोड़िए, आप कंटिन्यू करते रहिए, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन हम चाहेंगे जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है, आप उसे लेकर युवा को, कला को लेकर क्या मंत्र देना चाहेंगे, कोई संदेश? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है उसमें बहुत सारे चैनल्स खुल चुके हैं
पहले जैसे शुरू में सिर्फ एज एन आर्टिस्ट और एज एन क्रिएटिव आप सिर्फ एक गैलरी में ही जा सकते थे, वहाँ पर ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता था और वही एकमात्र चैनल था। लेकिन धीरे धीरे अब सोशल मीडिया के आने के बाद जो चैनल्स हैं वो बहुत सारे खुल चुके हैं। सो आप देखेंगे कि गायक रातों रात वायरल हो जाते हैं, फिल्म मेकर्स रातों रात शॉर्ट फिल्म बना के बहुत कुछ कर लेते हैं। सो सिमिलरली विजुअल आर्ट के लिए भी आप उन चैनल्स को ज़रूर लेवरेज करें। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़रूर लेवरेज कीजिए, अपने आर्टवर्क्स उनके थ्रू एक्सप्रेस कीजिए। एंड अगर आप करते रहें, ये लगातार टाइम लगता है लेकिन अगर आप करते रहे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, देन ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। और मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मैं ये कहीं पर पढ़ के नहीं आया हूँ, मैंने ये खुद लेवरेज किया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि डिसिप्लिन लाइक जैसे कि मैंने कहा। एंड दूसरा इज़ क्योंकि अब इतना इजी हो गया है फॉर योर वर्क टू बी डिस्प्लेड ऑनलाइन, प्लीज़ लेवरेज ऑन दैट। थैंक यू, बहुत शानदार मैसेज आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए नीलांजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।